हेलो दोस्तों, नमस्ते। हिंदी साहित्य ज्ञान ट्री में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 5। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। भारत की प्राचीन भाषा निम्न में से कौन सी है? अवधि, सोर्स यानी वैदिक संस्कृत या लौकिक? तो राइट आंसर होगा वैदिक संस्कृत। भारत की सबसे प्राचीन जो भाषा मानी जाती है वैदिक संस्कृत मानी जाती है, जिसमें वेदों की रचना हुई। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा का आरंभ किससे माना जाता है? शब्द से, ध्वनि से, अर्थ से, स्वरूप से? तो राइट आंसर होगा ध्वनि से। किसी भी भाषा की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई ध्वनि होती है। ध्वनियों से ही वर्ण और शब्द बनते हैं। भारत में आर्य भाषा का आरंभ लगभग कब हुआ? 1300, 1400, 1500 या 1600? तो राइट आंसर होगा 1500 ईस्वी से। इतिहासकारों के अनुसार भारत में आर्यों के आगमन के साथ लगभग 1500 ईसा पूर्व यानी बीसी के आसपास आर्य भाषा संस्कृत का विकास हुआ। भारतीय आर्य भाषा का विकास निम्न में से किससे हुआ? मागधी से, द्रविड़ से, अभ्रंश से या रोमन से? अभ्रंश से। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, पाली और प्राकृत के बाद अभ्रंश से हुई है। आदिकाल के प्रमुख कवियों में कौन नहीं है? कुतुबन, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति? तीनों हैं आदिकाल के, कुतुबन नहीं है। कुतुबन भक्ति काल की सूफी काव्यधारा के कवि हैं, जबकि बाकी तीनों आदिकाल के प्रसिद्ध कवि। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? राइट आंसर है अबुल हसन। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। वे खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर है विद्यापति। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की थी, जिसकी मधुरता के कारण उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। अपभ्रंश का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? मेघदूत, रामचरितमानस, महाभाष्य या विज्ञान शकुंतला? राइट आंसर होगा महाभाष्य। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का भाषाई संदर्भ में उल्लेख हुआ। ब्रजभाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? रसविलास, भावविलास, कविविलास या रसिकविलास? तो राइट आंसर होगा रसविलास। दिए गए विकल्पों के अनुसार रसविलास देव द्वारा रचित रचना है, जो ब्रजभाषा की प्रमुख रचनाओं में शामिल है। वैसे ब्रजभाषा का प्रारंभिक प्रयोग पृथ्वीराज रासों में मिलता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? बाबू जयकिशन दास, सदलमिश्र, राधाकृष्ण दास या रामाश्रय प्रसाद? राइट आंसर होगा राधाकृष्ण प्रसाद। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। 1910 में वाराणसी में हुए प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एपी शर्मा, जेपी वर्गीय, बीजी खैर या बीएस कृपाकाल? तो राइट आंसर होगा बीजी खैर। 1955 में गठित प्रथम राज्य आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक थे। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? तो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? 16, 18, 15 या 22? तो जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब मूल संविधान में 14 विषय शामिल किए गए थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने विषय हैं? 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता है।
राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 3 जून 1955, 5 जून 1955, 7 जून 1955, 9 जून। तो राइट आंसर है 7 जून 1955। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? 1926, 1936, 1924 या 1938? राइट आंसर होगा 16 का 1936। महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1936 में वर्धा में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915, 1917, 1918, 1920? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1918। गांधी जी ने मद्रास चेन्नई में 1918 में इस समिति की स्थापना की थी ताकि दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ? सन 1970, 1973, 1975 या 1976? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1975 में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी 10 से प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा सन 1893 में। हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार के लिए 16 जुलाई 1893 की स्थापना हुई। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। इसके मुख्य संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार शामिल थे। रीतिकाल में काव्य रचना की प्रमुख भाषा निम्न में से कौन सी थी? रीतिकाल की अवधि ब्रज, डिंगल या बहारी? तो राइट आंसर होगा ब्रज भाषा थी। रीतिकाल के लगभग सभी प्रमुख कवियों में बिहारी, केशव, भूषण आदि ने अपनी काव्य रचनाओं के लिए ब्रज भाषा को अपनाया। गरसदा तासी की उस रचना का नाम क्या है जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम रचना माना जाता है? तो राइट आंसर होगा इस्तावर द लिटेररी एंदुई हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई रचना थी जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ माना गया। इसके दो भाग थे, 1838 और 1847। कहीं कहीं 3839 भी मिलता है। और द्वितीय भाग इसका 1847 में। जो इसका द्वितीय संस्करण आया था तो उसमें जो द्वितीय संस्करण था वो 1871 में। इसमें कुल कितने कवियों का वर्णन किया गया था? 738, जिसमें महज हिंदी के केवल कितने कवि थे? 72। बाकी उर्दू से संबंधित थे। कृष्ण भक्ति शाखा के काव्य के प्रधान रस हैं श्रृंगार व वीर, श्रृंगार व हास्य, श्रृंगार व वात्सल्य। तो कृष्ण भक्ति का वात्सल्य से है, श्रृंगार और वात्सल्य। सूरदास जैसे कृष्ण भक्त कवि ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, वात्सल्य और गोपियों के प्रेम श्रृंगार का मुख्य रूप में वर्णन किया। राम भक्ति शाखा के काव्य के प्रधान रस हैं भक्ति और वात्सल्य, भक्ति व शांत, श्रृंगार व शांत और श्रृंगार या वात्सल्य। तो इसमें शांत रस को भक्ति और शांत रस का वर्णन है। राम भक्ति जैसे तुलसीदास की रचना में भगवान के प्रति समर्पण और मर्यादा के कारण भक्ति और शांत रस की प्रधानता है। भूषण प्रधानता किस रस के कवि माने जाते हैं? भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य, वीर? तो राइट आंसर होगा वीर रस के। कवि भूषण ने अपनी रचनाओं में जैसे शिवराज भूषण में छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया, इसलिए उन्हें वीर रस का कवि कहा गया। आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है? वीर, क्रोध, विवश या भक्ति? तो राइट आंसर होगा वीर। आदिकाल के साहित्य जैसे रासोकाव्य में राजाओं की युद्ध वीरता और शौर्य का अधिक वर्णन होने के कारण वीर रस प्रधान है। ज्ञान मार्गी काव्य का प्रधान रस है शांत, वीर, श्रृंगार, वात्सल्य। तो राइट आंसर है शांत। कबीरदास जैसे ज्ञान मार्गी कवियों का उद्देश्य सांसारिक मोहमाया को छोड़कर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना था।
जिसमें शांत रस की प्रधानता होती है। प्रेम मार्गी काव्य का प्रधान रस है श्रृंगार, वात्सल्य, शांति या रास। तो इसमें होगा श्रृंगार। प्रेम मार्गी में श्रृंगार काव्य की। सूफी काव्यों जैसे जायसी ने ईश्वरीय प्रेम को मानवीय प्रेम विरह के माध्यम से समझाया, इसलिए यह श्रृंगार रस मुख्य है। रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा है? वीर, हास्य, वियोग या श्रृंगार? तो श्रृंगार है रीतिकाल का। रीतिकाल में कवियों ने दरबारी संस्कृत के प्रभाव में नायक नायिका भेद और सौंदर्य का वर्णन किया, जहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता रही। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कौन सा नाम दिया? कलाकाल, श्रृंगार का संयोग या तो श्रृंगार काल का दिया था। मिर्जी का मानना था कि इस काल की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन थी, इसलिए इसे श्रृंगार काल कहना अधिक उचित है। रीतिकाल के लिए कलाकाल नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान कौन थे? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रसाल ने इस काल में काव्य के कलात्मक पक्ष और अलंकरण की प्रधानता को देखते हुए इसे कलाकाल कहा था। बंगदूत समाचार पत्र किसने निकाला था? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने 1928 ईस्वी में 29 में। कोलकाता से बंगदूत का प्रकाशन शुरू हुआ था। सरस्वती पत्रिका की स्थापना किसने की? कार्तिक प्रसाद, स्वामी चिंतामणि घोष, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली सेन गुप्त। तो राइट आंसर होगा स्वामी चिंतामणि घोष ने स्थापना की थी। सरस्वती पत्रिका की स्थापना 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने की थी, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके सबसे प्रसिद्ध संपादक रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जब बने थे तो 1903 से 1920 तक रहे। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन काशी से कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 1896 में। आज का प्रकाशन वर्ष 1918, 1919, 1920 या 1922? 35 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1920। प्रसिद्ध समाचार पत्र आज का प्रकाशन वाराणसी से शिव प्रसाद गुप्त द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अभय उदय 1907, प्रताप 1913, धर्मयुग 1940, माधुरी 1924। तो राइट आंसर होगा इसमें माधुरी 1924 जो सुमेलित नहीं है। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन 1922 में लखनऊ में शुरू हुआ था, न कि 24 में। निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन सन 1920 ईस्वी में आरंभ नहीं हुआ? चांद, प्रभा, आज या विशाल? तो 37 का सही राइट आंसर है विशाल भारत। विशाल भारत का प्रकाशन 1928 में विनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में शुरू हुआ। 52 अखरी के किस सिख गुरु की रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की, गुरु अर्जुन देव की या गुरु हरगोविंद की? तो राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव की। सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी की महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रचना है। मगहर का कबीर से क्या संबंध है? जन्म स्थल है, साधना स्थल है, मृत्यु स्थल है, उपदेश? तो मृत्यु स्थल है। कबीरदास ने अपने जीवन के अंतिम क्षण मगहर में बिताए थे और वहीं उनका देहांत हो गया था। अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, सबके दाता राम। उक्त पंक्तियां द्वारा किसके द्वारा रचित हैं? तो ये मलूक दास जी के। भारतीय सूफी किस मत से संबंध है? कादरी से, बेसरा से, सरा या मलामती? तो राइट आंसर होगा बेसरा से। सूफी मत बेसरा वे होते थे जो शरीयत के नियमों के कड़े पाबंद नहीं थे। भारतीय सूफियों में यह विचारधारा काफी प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मलूक दास की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है ज्ञान बोध, ऑप्शन बी। ज्ञान बोध मलूक दास की एक प्रामाणिक रचना मानी जाती है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर होगा मत्स्यनाथ। राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो यह कलहन की।
कलन द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का इसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है। किस्मत ने मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसे कहा? डॉक्टर इस्मत ने मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसे कहा था? तो तुलसीदास जी को। इतिहासकार विसेंट इस्मत ने गोस्वामी तुलसीदास को मुगल काल अकबर के समय का सबसे महान व्यक्ति बताया है। कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, गीत गोविंद, श्रीमद् भागवत गीता। तो राइट आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन डी। कृष्ण की महिमा और उनके उपदेशों का सबसे प्राचीन और मूल आधार भागवत गीता ही है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है तलवंडी में। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी अब जो कि पाकिस्तान के ननकाना साहब में। रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है केशव दास को। आचार्य केशव दास ने सबसे पहले संस्कृत के लक्षणों के आधार पर हिंदी में काव्य विवेचन शुरू किया, इसलिए उन्हें प्रवर्तक माना जाता है। किसने रीति को काव्य की आत्मा कहा? तो काव्य की आत्मा आचार्य वामन ने कहा था। भारतीय काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने रीति को ही काव्य की आत्मा घोषित किया था। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? साहित्य लहरी सूरदास की है, रसमंजरी नंददास की, हित तरंगिणी कृपाराम की, कर्णाभरण श्याम सुंदर दास की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कर्णाभरण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की नहीं है। साहित्य लहरी सूरदास की, रसमंजरी नंददास की, हित तरंगिणी कृपाराम की, लेकिन जो कर्णाभरण कवि है वो कर्णेश की रचना है, श्याम सुंदर दास की नहीं। रीति काल में काव्य की कौन सी धारा प्रचलित थी? तो उपयुक्त सभी थी, रीति बद्वी, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तीन मुख्य धाराएं थी, रीतिबद्ध नियमों में बंधे कवि, रीति सिद्ध नियम जानते थे पर स्वतंत्र थे जैसे बिहारी, और रीति मुक्त जो नियमों से पूरी तरह स्वतंत्र थे। रीतिबद्ध कौन हो गए? जो नियमों में बंधे कवि। रीति सिद्ध वे थे जो नियम जानते थे पर स्वतंत्र रूप से अपनी रचना करते थे, और रीति मुक्त वे हैं जो नियमों से पूरी तरह ही स्वतंत्र थे, वे नियमों को नहीं मानते थे। कौन सा भूषण रचित ग्रंथ है? तो राइट आंसर है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों ही ग्रंथ वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें उन्होंने शिवाजी छत्रसाल की वीरता का गुणगान किया। मनुज रूप है अवतारियो, तीन वस्तु को जोग, दरब उपार्जन, हरि भजन, अरु कामनी संग भोग। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? तो ये राइट आंसर है कोकसार की है, कोक मंजरी, कल्पतरु, रतन बावनी। तो राइट आंसर है रतन बावनी। ऑप्शन डी। रीति काल का लगभग कितना प्रतिशत काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया? तो राइट आंसर है 99%। रीति काल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि उस समय के लगभग सभी कवियों ने ब्रज भाषा को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। ऑप्शन दिए रीति काल। रीति काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। अलंकृत काल मिर्च बंधुओं ने। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अलंकृत काल मिर्च बंधु ने, कला काल डॉक्टर रसाल ने, और श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने। सही मैचिंग है, 4 3 2 1 का कूट बनेगा। तो यह मिलान बताता कि किस विद्वान ने रीति काल को क्या नाम दिया। शुक्ल जी ने रीति काल का, मिर्च बंधुओं ने अलंकृत काल, रसाल ने कला काल, और विश्वनाथ प्रसाद ने से श्रृंगार काल। मिर्च बंधु विनोद के कितने भाग थे? तो 4 भाग थे। पहले 3 भाग 1915 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिर्च बंधुओं द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास के विशाल ग्रंथ के कुल 4 भाग हैं। चिंतामणि की कृति श्रृंगार मंजरी कैसी रचना है? तो ये नायिका भेद पर आधारित रचना है।
रीति काल के राधा कृष्ण क्या थे, नायक और नायिका? रीतिकाल के कवियों ने राधा कृष्ण को आराध्य देव के बजाय एक सामान्य प्रेमी और प्रेमिका, नायक नायिका के रूप में अधिक चित्रित किया। काव्य सिद्धांत निम्न में से किसकी रचना है? सुरती मिर्स, सेनापति, चिंतामणि, मतीराम। राइट आंसर होगा सुरती मिर्स। काव्य सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता रीतिकाल के कवि सुरती मिर्स हैं। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो ये जयदेव की है, ऑप्शन सी। निम्न में को सुमेलित करना है, ऑप्शन में। ये उपन्यास दिए गए: परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, रानी केतकी की कहानी ईसा लखा और पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा उपन्यास सम्राट कहलाता है? तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। प्रेमचंद को उपन्यासों का सम्राट की संज्ञा दी गई है। निम्न में कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कंकाल है, तितली है, इरावती है, संघर्ष नहीं है। ऑप्शन डी। कौन सा सुमेलित नहीं है? राजा राधिका, रमन प्रसाद सिंह, राम रहीम की, पांडे बेचन शर्मा दिल्ली दल का दलाल, विशंबर नाथ शर्मा माँ की कौशिक माँ है, श्रीनाथ का विमाती। तो श्रीनाथ का विमाता नहीं है। विमाता उपन्यास के लेखक है ऋषभ चरण जैन। हालांकि कुछ संदर्भों में श्रीनाथ सिंह का नाम भी आता है, पर परीक्षा की दृष्टि से ये जोड़ा अक्सर गलत माना जाता है। बाकी तीनों सही हैं। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो राइट आंसर है मैला आंचल। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। परख किसकी रचना है? जैनेन्द्र की सही है। तमस 20 साहनी की, मैं नाच्य बहुत गोपाल अमृतलाल नागर और मुर्दों का टीला रागे राघव। तमस जो उपन्यास है वो विभाजन पर आधारित 20 साहनी का कालजयी उपन्यास है। इंदुमती किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की। 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र सिंह, दुलाई वाली भंग महिला, उसने कहा था चंदा शर्मा गुलेरी। तो ये मिलान सही है। 1 2 3 4 कूट बनेगा इसमें। ऑप्शन ए प्रसिद्ध कहानियां हैं। भावना प्रधान जयशंकर प्रसाद, आदर्श प्रेमचंद, यथार्थवादी पांडे बेचन शर्मा और उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा इसमें उपरोक्त सभी। तीनों लेखक अपनी अपनी कहानी शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसाद जी भावुकता के लिए, प्रेमचंद आदर्श उन्मुख और यथार्थ के लिए, और उग्र जी हैं कठोर यथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। आचार्य भरतमुनि ने नाटक को क्या कहा? रंगमंच, पंचम वेद, तृतीय या इंद्र सभा। तो राइट आंसर होगा पंचम वेद। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाटकों को 4 वेदों का सार लेकर बनाया गया। 5वां वेद पंचम वेद कहा है। हिंदी के साहित्यिक रंगमंच की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? बालकृष्ण भट्ट, बद्री नायर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राधा कृष्ण दास। तो राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी। निम्न में से किस नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने नहीं की? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और भारत दुर्दशा। तीनों रचनाएं किसकी है? जयशंकर प्रसाद के। भारत और दुर्दशा यह नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। निम्न में से किस नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की? चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, उपरोक्त सभी। सारे ही नाटक किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। अंधेर नगरी उनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचना है। किसकी? भारतेंदु की। गीति नाट्य परंपरा में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित
नाटक को पहला नाटक माना जाता है करुणालय, जिसका प्रकाशन वर्ष 1913 में हुआ था। निबंध के जन्मदाता किस युग के माने जाते हैं? रीतिकाल, छायावाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। तो राइट आंसर होगा भारतेंदु युग। हिंदी में आधुनिक निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के कवियों ने इस विद्या को जन्म दिया। भारतेंदु युग के निबंध का विषय जीवन है, तो द्विवेदी युग के निबंध का विषय क्या है? भक्ति, योग, ज्ञान या मोक्ष। तो राइट आंसर होगा ज्ञान। द्विवेदी युग के निबंधों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव के कारण सूचनात्मकता और ज्ञान विज्ञान की प्रधानता अधिक थी। अतीत के चलचित्र नामक रेखाचित्र किसने लिखी? तो ये महादेवी वर्मा ने लिखी थी। जीवनी, व्यक्ति स्वयं लिखता है, व्यक्ति लिख कर देता है, व्यक्ति का रिकॉर्ड कर लेता है। तो जीवनी में व्यक्ति क्या करता है? स्वयं लिखता है अपनी जीवनी। जीवनी में क्या होता है? अन्य व्यक्ति लिखता है, किसी दूसरे की जीवनी अन्य व्यक्ति लिखता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी के जीवन के बारे में लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। हिंदी की प्रथम जीवनी के लेखक हैं मथुरा प्रसाद दीक्षित, कार्तिक प्रसाद खत्री, भाई परमानंद या सरदार पूर्ण सिंह। तो राइट आंसर होगा कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री ने मीराबाई और अहिल्याबाई जैसी विभूतियों की जीवनी लिखकर हिंदी में इस विद्या की शुरुआत की थी। हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथा। तो राइट आंसर होगी अर्धकथा ही मानी जाती है। इसके लेखक है बनारसी दास। बनारसी दास जैन द्वारा ब्रज भाषा पद में लिखी गई अर्धकथानक 1641 ईस्वी को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। निम्न में से सही वर्तनी बतानी है तो संकोच, ऑप्शन डी। संकोच शब्द का अर्थ है हिचकिचाहट। निम्न में से सही वर्तनी है ललायत, श्रीमती, श्रेष्ठ या शत्रुघ्न। तो राइट आंसर होगा श्रीमती। श्रीमती में बड़ी ई की मात्रा के साथ सही है। अशुद्ध रूप लालायत, लालायित, श्रेष्ठ या श्रेष्ठ, शत्रुघ्न और शत्रुघ्न होगा। गलत वर्तनी वाला चिन्ह है क्षमा, दंड या धैर्य। तो राइट आंसर होगा चिन्ह। निम्न में गलत वर्तनी है वीणा, वाणी, यथेष्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यथेष्ट। यथेष्ट सही शब्द यथेष्ट है की जगह ठे होता है। यथेष्ट का अर्थ है जितना आवश्यक हो। तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तिर प्लस कार, डी। व्यंजन संधि का विसर्ग संधि का उदाहरण है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के बाद क आने पर विसर्ग स में बदल जाता है। जगन्नाथ, ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। जगत प्लस नाथ, ऑप्शन बी। यह व्यंजन संधि है जब तय के बाद न आता है तो तय भी अपने वर्ग के पांचवें वर्ण न में बदल जाता है। नयनाभिराम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नयन प्लस अभिराम, ऑप्शन बी। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है नयन प्लस अभिराम मिलकर आ बन जाते हैं तो नयनाभिराम, जिसका अर्थ है आंखों को सुंदर लगने वाला। व्यक्तिवाचक दिल्ली है, जातिवाचक हाथी है, भाववाचक सोना नहीं है, समूहवाचक सभा है। सोना कैसा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है और भाववाचक नहीं है। भाववाचक संज्ञा वे होती हैं जो किसी भाव, गुण, अवस्था का बोध कराती है, जैसे मिठास या बचपन। कौन सी संज्ञा इसमें भाववाचक नहीं है? तो राइट आंसर होगा अपना। अपना क्या है? एक सर्वनाम है। जब इसमें पन जुड़ता है तो अपनापन, तब वह भाववाचक संज्ञा बनती है। बाकी तीनों विकल्प भाववाचक संज्ञाएं हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित है? निश्चयवाचक सर्वनाम सही है, यह और वह। अनिश्चय में कोई, किसी।
संबंधवाचक में जो सो उपयुक्त सभी सही है। निम्न में से कौन सा समूह पुल्लिंग है? तो इसमें दही और घी शब्द पुल्लिंग है। दही और घी अपवाद स्वरूप पुल्लिंग माने जाते हैं, जबकि ज्यादातर इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी विकल्पों में कम से कम एक शब्द स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा समूह स्त्रीलिंग का है? तलब और तरकीब। तलब इच्छा या बुलावा और तरकीब युक्ति दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। निम्न में से किसमें अवसर्ग उपसर्ग नहीं लगा? अवनति, अवसर, अवतार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा डी। अवनति, अव प्लस नति, अवसर, अव प्लस सर और अव प्लस तार, इन तीनों ही शब्दों में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किसमें वंत प्रत्यय लगा है? दयावंत, धनवंत, गुणवंत, उपरोक्त सभी। तो इनमें उपरोक्त सभी है। इन तीनों शब्दों के अंत में वंत प्रत्यय जुड़ा है, जो वाला या युक्त होने का प्रयोग अर्थ देता है। इनमें कौन सा नच तत्पुरुष समास नहीं है? तो राइट आंसर हो उपरोक्त में से कोई नहीं। अकर्म, अगोचर, अचल। जिस समास का पहला पद निषेधात्मक नकारात्मक हो उसे नच तत्पुरुष समास कहते हैं। अकर्म, नैकर्म, अगोचर, नैगोचर और अचल, नैचल, तीनों ही इसके उदाहरण हैं। जीव शब्द का पर्यायवाची है जिव्या, रसना, रसज्ञा, सब तो उपयोग सभी जीव के पर्यायवाची हैं। जीव को संस्कृत में जीव्या कहते हैं और स्वाद चखने के लिए इसे रसना और रसज्ञा भी कहा जाता है। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है अश्वबाजी, सैंधव, तुरंग है असु, उपरोक्त सभी हैं इसमें भी। आंसू का अर्थ तेज होता है और घोड़े के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। जो होकर रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द हितैषी, होनहार, हवी, हौसला, तो होनहार। आंख में घर करना, हृदय में बसना, ऑप्शन बी। जब कोई व्यक्ति बहुत प्यारा लगने लगता है तब कहा जाता है कि उसने आंख में घर कर लिया, वह दिल में बस गया। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना। यह कहावत उस व्यक्ति के लिए कही जाती है जो धन बचाने के लिए सारी कष्ट सहने को तैयार हो पर पैसा खर्च न करे। संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अगला ही क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा 5। 5 संधियों के नाम दिए गए दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। रामानुज में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर होगा स्वर संधि। राम प्लस अनुज, यहाँ 2 स्वरों का मेल हो रहा है इसलिए ये दीर्घ संधि है। अधेव का संधि सही संधि विच्छेद क्या है? अध प्लस एव, ऑप्शन ए। यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण। नायक सही का सही संधि विच्छेद बताइए। न प्लस अक, ऑप्शन सी। अयादि संधि के अनुसार आई के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर आय हो जाता है तो अतः न प्लस अक, नायक। साधु शब्द का पर्याय शब्द का पंचमी भक्ति में बहुवचन होगा। साधुन, साधुभ्य, साधवा, साधु नाम। तो राइट आंसर होगा साधुभ्य, ऑप्शन बी। साधु का पंचमी चतुर्थी बहुवचन रूप साधुभ्य होगा। लता शब्द के सप्तमी भक्ति में बहुवचन क्या है? तो लता का लतासु,
अकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता का शब्द बहुवचन लतासु होता है। दात्री शब्द का चतुर्थी विभक्ति में एक वचन रूप होगा दात्रे। दान देने वाला। पट क्रिया का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन होगा पठती, पठती, पठंत, पठंती एक वचन में रूप। क्रिया क्रिया का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन हरे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। कर्ता प्रथम विभक्ति में कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय विभक्ति सपादान और अपादान। सुमेलित सही है। 1 2 3 ऑप्शन ए। माता च पितरो च पितरो निम्न में से कौन सा समास है? तो इतरेतर एक शेष द्वंद। जब समास में दो शब्दों माता और पिता के मिलने पर केवल एक शब्द पितरो ही शेष बचता है तो उसे एक शेष द्वंद कहते हैं। त्रिफला में द्विगु समास है। पहला पद संख्यावाची होता है इसमें। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक और त्रितीन होता है वह समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। वेद विधान, वेदम विद्वान निम्न में से कौन सा समास है? तो राइट आंसर है द्वितीय पुरुष, तत्पुरुष का समास है। इसके विग्रह में वेद को द्वितीय विभक्ति लगी है इसलिए यह द्वितीय तत्पुरुष समास। सुख भोग, सुखस्य भोग निम्न में से कौन सा समास है? तो राइट आंसर है षष्ठी विभक्ति। विग्रह सुखस्य भोग में सुखस्य में षष्ठी विभक्ति का केकी का प्रयोग हुआ है इसलिए यह षष्ठी विभक्ति का तत्पुरुष है। गोधूम का अर्थ है गेहूं। गोधूम का क्या अर्थ है? गेहूं। सरसप का अर्थ है सरसों। सरसप का अर्थ सरसों। सरसप क्या एक वनस्पति नाम है जिसका हिंदी में सरसों मस्टर्ड होता है। मादेन विवाह विहितोत्साह नोत्सहन्ते पदक्रमे समरन्तो भार बेरवे कव्य कपियो यथा। उपरोक्त पंक्तियां माँ काव्य की प्रशंसा में किसने कही? तो राइट आंसर है राजशेखर ने। माँ कवि थे रसवादी, श्रृंगारवादी, अलंकारवादी। तो माँ कवि कैसे थे? अलंकारवादी कवि थे। महाकवि माघ अपने महाकाव्य में कठिन अलंकारों और सब चमत्कार के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है इसलिए उन्हें अलंकारवादी कवि माना गया। आषाढ़ीय प्रथम दिवसीय पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो राइट आंसर है मेघदूतम से, ऑप्शन ए। यह महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूतम की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां। यहाँ यक्ष आषाढ़ के पहले दिन मेघ को देखता है। शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने पद हैं? तो 1650, ऑप्शन सी। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम में कुल 1650 पदों को संकलित किया गया है। शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 16, 17, 18, 20। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस महाकाव्य की कथावस्तु को 20 सर्गों में विभाजित किया है। शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगिरस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, अद्भुत। 123 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी वीर रस। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध और युद्ध का वर्णन है इसलिए इसका प्रधान या अंगिरस वीर रस है। शिशुपाल वधम कैसा महाकाव्य है? व्यक्ति प्रधान, कौतूहल प्रधान, घटना प्रधान या श्रृंगार। तो 124 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी घटना प्रसाद। शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगिरस कौन सा है? तो वीर रस। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध और युद्ध का वर्णन है इसलिए इसका प्रधान अंगिरस वीर रस है।
शिशुपाल वधम कैसा महाकाव्य है? व्यक्ति प्रधान, कौतूहल, घटना प्रधान, श्रृंगार। तो राइट आंसर होगा घटना प्रसाद प्रधान। इस काव्य में शिशुपाल के वध की मुख्य घटना को केंद्र में रखकर विस्तार के वर्णन किया गया, अतः इसे घटना प्रधान माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, विषम प्रियमृतम क्वचिद मेद वेदमृतम व विस्मित रेच्छा सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूतम या उपनिषद में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है, ये जो पंक्तियां हैं ये किससे ली गई है? रघुवंशम से ली गई है। यह सूक्ति कालिदास के रघुवंशम के 8वें सर्ग अज विलाप से ली गई है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर की इच्छा से जहर भी अमृत और अमृत भी जहर बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।